हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम देख रहे हैं सीमांत अभिकर्मक। आपकी बुक से ही लिया गया है ये हेडिंग। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो जो अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है, वो कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप कोई अभिक्रिया कर रहे हैं और उसके अंदर आपने दो अभिकारक लिए हैं, तो उसमें अब दोनों की अभिक्रिया से ही कोई नई चीज़ बनेगी, कोई तीसरी चीज़ बनेगी, उत्पाद बनेगा, ठीक। लेकिन अगर दोनों में से एक अभिकर्मक बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में है, तो वो जब तक होगा तब तक दूसरे अभिकर्मक के साथ वो क्रिया करेगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी और आपका प्रोडक्ट बनता रहेगा। लेकिन जैसे ही जो अभिकर्मक कम मात्रा में है वो समाप्त हो जाएगा, भले ही दूसरा वाला अभिकर्मक कितनी ही ज़्यादा मात्रा में हो, मगर वो अकेला तो कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो यानी पहले वाले के समाप्त होने तक अभिक्रिया चलती रहती है, और जब वो समाप्त हो जाता है जो कम मात्रा में है, तो फिर अभिक्रिया रुक जाती है। इसलिए उस कम वाले को ही क्या कहते हैं? हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो जो अभिक्रिया कम मात्रा में उपस्थित होता है वो कुछ देर बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। फिर क्या हुआ? उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि अभिक्रिया होने के लिए उसकी भी ज़रूरत है। अब वो हो नहीं रहा है तो अभिक्रिया नहीं होगी। भले ही दूसरे अभिक्रिया की कितनी भी मात्रा हमारे पास उपस्थित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अभिकर्मक ज़रूरी है, या यूं कहें कि जिसके होने से अभिक्रिया हो रही थी, वो अभिकर्मक समाप्त हो गया, तो दूसरा कितनी ही ज़्यादा मात्रा में हो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अतः जो अभिक्रियक पहले समाप्त हो जाता है वो क्या करता है? वो बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है कि भाई जब तक मैं था तब तक बना, अब मैं नहीं रहा तो अब तुम्हारा उत्पाद बनना बंद हो गया। इसीलिए उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ये बहुत ज़रा सी बात है। तो सीमांत अभिकर्मक क्या? ऐसा अभिकर्मक जो कम मात्रा में होता है, जब तक वो मौजूद रहता है तब तक अभिक्रिया होती रहती है, जैसे ही वो समाप्त हो जाता है अभिक्रिया होनी बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो ये तय करता है कि बनने वाला उत्पाद कब तक बनेगा और कितना बनेगा। जब वो समाप्त हो जाएगा तो उत्पाद बनना बंद हो जाएगा, अभिक्रिया होनी बंद हो जाएगी। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है? सीमांत अभिकर्मक रख दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा था। जैसे आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप चाय बनाना चाहते हैं। अब आपके पास 10 किलो चीनी है, ठीक है, 10 किलो चीनी है आपके पास, और पानी आपके पास एक ही कप है, उसमें भी दूध मिला हुआ है, मतलब वही पानी है। तो आप 10 किलो चीनी के साथ थोड़ी चाय बना सकते हैं, एक कप पानी के साथ तो नहीं बनेगी। एक कप पानी में आप 10 किलो चीनी नहीं मिला सकते, क्योंकि वो पानी जो है आपके पास कप में, उसमें जितना दूध है, थोड़ा सा दूध पड़ा है, थोड़ी सी उसमें, या मान लीजिए चलिए वही पानी है, बस एक कप ही पानी है, बाकी सारे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बनेगी तो उतनी ही चाय जितनी आप बनाना चाहते हैं। एक कप अगर है आपके पास पानी, तो आप एक कप पानी तक की चाय बना सकेंगे, बस उससे ज़्यादा कैसे बनाएंगे? तो वो क्या हुआ? वो आपका कम मात्रा में हुआ। भले ही आपके पास चीनी कितनी ही मात्रा में थी, लेकिन क्या करेंगे? वो एक कप पानी के अंदर जितनी चीनी घुल सकती थी घुलेगी, चाय बन जाएगी। उसके बाद उस चीनी का आप कुछ नहीं कर सकते। तो यानी अब उसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके पास पानी बहुत सारा है, बहुत सारा पानी है, मगर आप अगर शरबत बनाना चाहते हैं और आपके पास चीनी 2 ही चम्मच है, तो क्या सारे पानी में 2 चम्मच चीनी मिला देंगे? उससे तो वो शरबत नहीं बनेगा। तो 2 चम्मच चीनी में जितना शरबत बन सकता था बस उतना बनेगा, बाकी पानी आपका किसी काम का नहीं रहेगा। तो चीनी क्या हुई आपकी? सीमांत अभिकर्मक। तो जो भी कम मात्रा में होगा, जो ये तय करेगा कि भैया जब तक मैं हूँ तब तक अभिक्रिया होगी, तब तक उत्पाद बनेगा, अगर मैं नहीं रहूँगा तो उत्पाद नहीं बनेगा, अभिक्रिया नहीं होगी, तो उसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। बहुत ही सिंपल था। अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। पहले पढ़ा दिया है मैंने, एक बार फिर से लिख दिया है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलय का द्रव्यमान। विलय क्या होता है? ये हमने 9th में पढ़ा होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक। यानी जो चीज़ घुलती है उसको विलय कहते हैं, या यूँ कहें कि जो कम मात्रा में होती है उसको विलय कहते हैं। और विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में होता है और जिसके अंदर विलय घुलता है। गुणा कर देते हैं 100 से, ताकि हम प्रतिशत निकाल सकें। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। उसके बाद एक नई चीज़ आती है आपकी मोल अंश। किसे कहते हैं? मोल अंश, यानी कि मोल का टुकड़ा। तो किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या। अब ये घटक क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं, अब आपने उसमें चीनी मिलाई है, नींबू मिलाया है, पानी है, ठीक। तो अब ये जो शरबत आपके पास बना है, इसके 3 घटक हो गए। कौन कौन से घटक हो गए? पानी हो गया, नींबू हो गया,
चीनी हो गई, आपने चीनी अगर डाली है तो, नमक डाला है तो नमक भी उसका घटक हो गया। तो घटक वो होते हैं जो किसी विलयन को बनने में मदद करते हैं, यानी जिन घटकों के आपस में मिलने की वजह से विलयन तैयार होता है, कोई नई चीज़ तैयार होती है, उसको घटक कहते हैं। जैसे चाय है, चाय अगर हमारा विलयन है तो चाय के घटक क्या क्या हो गए, दूध, पानी, चाय पत्ती, अदरक, जो भी आप उसमें डालते हैं वो सब क्या हो गए, उसके घटक हो गए। तो किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन यानी कि पूरा का पूरा विलयन के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को क्या बोला जाता है, मोल अंश कहते हैं। तो मोल अंश अगर आप निकालना चाहते हैं तो जिस घटक के बारे में चर्चा हो रही है तो घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या क्या निकल के आता है, आपका मोल अंश निकल के आता है। जैसे मान लो आप चाय ले लीजिए, चाय में आप चीनी का मोल अंश निकालना चाहते हैं तो चीनी के मोल अंश यानी कि चीनी कितने मोल ली है आपने, उसके यानी कि चीनी के मोलों की संख्या बटे चाय के मोलों की संख्या। चाय के मोलों में तो 7 तरह के मोल आ गए, ठीक, लेकिन ऊपर हमने क्या रखा, सिर्फ चीनी के मोल रखे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, मोल अंश बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो यहाँ से आपका मोल अंश निकल के आता है। और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें।